नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस बेढप फैसले को पलट दिया जिसमें बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार के और परिवारजनों की हत्या के दोषियों की सजा को माफ कर दिया गया था। 15 अगस्त 2022 को जेल से बाहर आए ये दोषी अब फिर जेल जाएंगे, लेकिन यहाँ बात सिर्फ कुछ बलात्कारियों के जेल जाने या न जाने की नहीं है। बात उस प्रक्रिया की है जिसमें कानून के राज की स्थापना होनी थी, लेकिन उसी का इस्तेमाल कानून के खिलाफ हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों में बार बार झलकती है जिसमें उसने गुजरात सरकार को लताड़ लगाई। ये रिहाई गुजरात चुनाव से कुछ वक्त पहले हुई थी और तब इस पर पक्ष विपक्ष के बीच खूब बहस हुई थी, जो आज पुनर्जीवित हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बहस को एक नतीजा भी दिया और आगे के लिए एक नज़ीर भी। ये सब कैसे हुआ, बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या गुजरात सरकार के पास अब भी लाज बचाने का कोई विकल्प है। लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात मालदीव बनाम भारत के विवाद की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने समुद्र किनारे टहलते और समय बिताते अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने रोमांच पसंद लोगों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। फिर 6 जनवरी की शाम खबर आई कि लक्षद्वीप से करीब 125 समुद्री किलोमीटर दूर मौजूद द्वीपीय देश मालदीव के नेताओं ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मालदीव की युवा अधिकार, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी की तस्वीर पर कमेंट किया, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। हालांकि विवाद मचने के बाद उन्होंने कमेंट और बाद में अपना ट्विटर आईडी डिलीट किया। इसके अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम के एक और सदस्य माइज महमूद ने भी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, मालदीव का सूर्यास्त ये आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखेगा, इसलिए मालदीव की यात्रा करें नरेंद्र मोदी। विवाद हुआ और इसमें सोमवार की सुबह एक बड़ा अपडेट आया। हुआ ये कि भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को तलब किया। इब्राहिम साहिब विदेश मंत्रालय पहुंचे, मामले पर सफाई दी और कुछ ही देर बाद रवाना हो गए। इस घटना के कुछ ही देर बाद मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने वहां के विदेश मंत्रालय में राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ बैठक की। इसकी जानकारी मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट के जरिए दी। उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मनु महावर ने आज भारत के पक्ष को रखने के लिए मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक की, जहां दोनों राजनयिकों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको पता ही होगा कि मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने नवंबर 2023 में मालदीव में सत्ता संभाली। पावर में आने के 3 साल पहले से ही वो इंडिया आउट नाम का कैंपेन चला रहे थे, जिसका मतलब था कि अगर पावर में आए तो मालदीव को भारत के प्रभाव से बाहर निकालेंगे। एक्सपर्ट ने इसका मतलब निकाला कि वो चीन के ज़्यादा करीब जाएंगे और संकेत भी वैसे ही थे। आज जब ये विवाद छिड़ा है तो वहाँ के राष्ट्रपति मोइज़ू अपने पहले से निर्धारित चीन दौरे पर निकल चुके हैं और इधर विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पर जो हुआ वो अलग, ट्रैवल कंपनियों ने भी मालदीव की फ्लाइट्स और होटल की बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया ईज माई ट्रिप का। वहाँ के सीईओ और को फाउंडर निशांत पिट्टी ने राष्ट्र की एकजुटता का हवाला दिया। सुनिए उनका बयान। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। बॉलीवुड के लोग भी इसमें शामिल हुए। सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप के प्रमोशन में ट्वीट किया। मालदीव सरकार इसके बाद हरकत में आई और इस पूरे मसले से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये बयान उन नेताओं के व्यक्तिगत हैं और अपने नेताओं को अपने सस्पेंड भी कर दिया। अगर आपकी इस मामले में और रुचि हो तो हमने दुनियादारी में, जो हमारा ग्लोबल न्यूज़ का बुलेटिन है, विस्तार से इस प्रकरण को कवर किया है, आप ज़रूर देखें। अगली सुर्खी में बात ISIS यानी इस्लामिक स्टेट के पुणे मॉड्यूल की। इससे जुड़े कथित आतंकी शाहनवाज आलम को पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया था। उससे हो रही पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पता चला कि पुणे महाराष्ट्र मॉड्यूल के निशाने पर मुंबई और गुजरात के शहर थे। सामने ये भी आया कि ISIS अपने आतंकवादियों के जरिए गोधरा कांड का बदला लेने के लिए पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से
बम धमाके करवाना चाहती थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर गुजरात में बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय के अलावा हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, यहूदी स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाके थे। शाहनवाज एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा गया है। सुनते हैं इस पर इंडिया टुडे के क्राइम रिपोर्टिंग के हेड अरविंद ओझा को, जो इस केस और आरोपी से जुड़ी और जानकारियां सामने रख रहे हैं। शाहनवाज आलम पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। शाहनवाज झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है और जो पुणे आईएसआईएस एक बड़ा मॉड्यूल था, उसमें ये वांटेड टेररिस्ट था, जिसको नवंबर में दिल्ली के एक इलाके से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा था और उसके बाद एनआईए के हैंडओवर कर दिया था। ये नागपुर एनआईटी से माइनिंग में इंजीनियर है और इससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि कैसे ऑनलाइन ये फॉरेन बेस्ड हैंडलर के कांटेक्ट में आया। उसके बाद बाकायदा इसने कई जगहों की रेकी की थी, जिसमें गुजरात के तकरीबन 3 शहर, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत के जो संवेदनशील इलाके हैं, हाई प्रोफाइल इलाके, उन इलाकों की रेकी की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय है और बीजेपी का जो कार्यालय है, बाकायदे वहाँ की रेकी की गई। उसके अलावा वहाँ की वीडियोग्राफी भी की और वो जो वीडियो है वो विदेश में बैठे फॉरेन हैंडलर को उसने भेजा था। शाहनवाज के साथ एक और तथाकथित आतंकी था, रिजवान दिल्ली का रहने वाला है, उस पर भी 3 लाख रुपए का इनाम है, वह भी फरार चल रहा है। ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया कि इन्होंने बाकायदा सिर्फ रेकी करने के बाद ही फिर आतंकी वहाँ पर मुफीद जगह देकर बम धमाके करते हैं, तो सिर्फ रेकी करने के लिए लाखों रुपए की हिमालयन जो बाइक है वो बाइक खरीदी थी। उसके बाद गुजरात और मुंबई का जो नरीमन पॉइंट इलाका है, कोलाबा का इलाका है, उन इलाकों की रेकी की थी। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल है क्या? अब तक इस मामले में 15 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं देश भर से। ज़्यादातर इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें जैसे एक शाहनवाज इंजीनियर है और भी कई इसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। मोस्टली एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का केस है, जो सबसे पहले ऑनलाइन रेडिकलाइज होते हैं, उसके बाद पुणे और मुंबई के इलाकों में पहुंचते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ये ट्रेनिंग लेते हैं, घर में ही आईईडी बनाते हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, शाहनवाज घर में आईईडी बना रहा था। तो मोस्टली ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और इसी ग्रुप का एक जो सदस्य था, उसने पुणे के पास, आपने सुना होगा कि एक गांव जिसको अल शाम घोषित कर दिया था। तो एक बड़ा मॉड्यूल है जिसमें धीरे धीरे करके लोग पकड़े जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। तीसरी सुर्खी में बात राजस्थान की, जहां हाल फिलहाल ही पावर में आई भाजपा को झटका लगा और उसके एक मंत्री अपना चुनाव हार गए। मंत्री का नाम सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जीतने वाले का नाम कांग्रेस की रूपिंदर सिंह कूनर और विधानसभा का नाम श्रीकरणपुर। दरअसल हाल में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर मतदान नहीं हुआ था, क्योंकि इस सीट के 75 साल के सिटिंग विधायक गुरमीत सिंह कूनर का 15 नवंबर को निधन हो गया था और नियमों के मुताबिक फिर इस सीट पर वोटिंग स्थगित कर दी गई। फिर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई। कांग्रेस ने गुरमीत कूनर के बेटे रूपिंदर को टिकट दिया। रूपिंदर के सामने बीजेपी ने टिकट दिया सुरेंद्र पाल सिंह को। उन्हें 30 दिसंबर को जब भजन लाल शर्मा का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें मंत्री भी बना दिया गया, यानी विधायक बनने से पहले ही मंत्री। उन्हें अब सिर्फ चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना था, सीट पक्की हो जाती मंत्रिपरिषद में। 5 जनवरी को मतदान हुआ और आज आए नतीजे। कूनर 94,950 वोट पाकर चुनाव जीते। उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह को 11,283 वोटों से हराया। कांग्रेस की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बधाई दी और कहा, नतीजे लोकसभा चुनाव के नतीजों की झलकी देते हैं। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। सुर्खियां समाप्त, अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान, उनकी बेंच ने साल 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिल्किस बानो को न्याय दिया। दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों की सजा माफी के लिए 14 अगस्त 2022 को जो आदेश पास किया था वो गलत था। बता दें, गुजरात सरकार की बनाई एक कमेटी ने 14 अगस्त 2022 को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें इन सभी सजायाफ्ता दोषियों के व्यवहार को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा करने की बात की गई थी। इस आदेश के बाबत आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को यह अधिकार ही नहीं था कि वो कैदियों की सजा माफी के लिए कोई आदेश पास करे। कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया जिन्हें गुजरात सरकार के आदेश के बाद कई नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था।
स्वयं बिल्किस भी राहत के लिए कोर्ट पहुंची थी। याचिकाओं में क्या था, केस की बैक स्टोरी क्या है, ये सब जानने के पहले जानते हैं कि कोर्ट रूम में आज हुआ क्या और भीतर माहौल क्या था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने फैसला सुनाते हुए ये साफ कहा कि चूंकि महाराष्ट्र में इस मामले का ट्रायल हुआ था, महाराष्ट्र की ही जेल में बंद थे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को ही अधिकार था कि वो इनके रेमिशन का फैसला कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। साथ ही कोर्ट ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिस फैसले के मुताबिक गुजरात सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो रेमिशन का अधिकार की गुजरात सरकार इनके समय पर वो रिहाई पर फैसला कर सकती है। बड़ा सवाल इसमें यह है कि गुजरात सरकार ने जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की अभी की पीठ ने यह कहा है कि उस पिछली पीठ के सामने बहुत सारे तथ्य रखे नहीं गए थे, बहुत सारे तथ्य छुपाए गए थे। ये एक तरह से सरकार की तरफ से और जो दोषी लोग हैं इनकी तरफ से कोर्ट के साथ एक फ्रॉड किया है। इन्होंने तमाम दस्तावेज, तमाम चीजें, वस्तु स्थिति कोर्ट के आगे नहीं रखी और यही वजह थी कि पिछली पीठ जिसकी अगुवाई जस्टिस रस्तोगी कर रहे थे, उस पीठ ने गुजरात सरकार को यह अधिकार दिया कि वो रेमिशन पर फैसला ले, क्योंकि उस पीठ के सामने सारे तथ्य नहीं रखे गए थे। यानी एक तरह का एक गंभीर फ्रॉड है। फैसले के बाद इस केस के वकील और याचिकाकर्ता मीडिया के सामने आए और ये बयान दिया। एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नजर में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। फैसले के बाद बिल्किस बानो के परिवार ने भी प्रतिक्रिया दी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बिल्किस के घर वालों ने कहा, हमें आज के फैसले के बाद तसल्ली तो है, लेकिन हम जीता हुआ महसूस नहीं कर रहे। केस के दोषी जेल के बाहर रहते हुए फिर से रिहाई की मांग कर सकते हैं। इस फैसले के बाद हर हल्के से आई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी, इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। आज के फैसले और अदालत की टिप्पणी को डिटेल में समझने के लिए आपको केस को समझना होगा और उसके लिए पहले 11 नाम जानिए। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरहड़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना। ये वो 11 लोग थे जिन्होंने 3 मार्च 2022 के दिन गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस याकूब रसूल बानो का सामूहिक बलात्कार किया था। दरअसल 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे दर्जनों कार सेवक सवार थे। इस आगजनी में बच्चों, महिलाओं समेत 5 दर्जन से ज़्यादा लोग जलकर मारे गए थे। इस घटना के तुरंत बाद गुजरात के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे। 28 फरवरी 2002 के दिन दाहोद तक हिंसा पहुंची और रंधिकपुर गांव में रहने वाली बिल्किस और उसके परिवार को लगा जल्द ही आँच उन तक आएगी, लिहाजा 17 लोगों के कुनबे ने घर छोड़ना ज़रूरी समझा। परिवार को लगा कुछ ही दिनों पहले बकरीद के दिन जो हिंसा और लूटपाट हुई थी वो
फिर से ना दोहरा दी जाए। लिहाजा ये परिवार रवाना हुआ। इस समय बिल्किस की उम्र 21 साल की थी। उनकी गोद में 3.5 साल की बेटी सालेहा थी और पेट में 5 महीने का गर्भ। 3 मार्च 2002 ये परिवार छप्परवाड़ नाम के गांव पहुंचा। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस दिन इस परिवार पर लाठी, हथियार और तलवार से लैस लगभग 30 लोगों की भीड़ ने हमला किया। इसमें ये 11 लोग भी शामिल थे जिनके नाम हमने गिनाए। फिर शुरू हुई हिंसा। बिल्किस की मां और 3 अन्य महिलाओं का इन 11 लोगों ने एक के बाद एक रेप किया। बिल्किस की 3.5 साल की बच्ची की भी हत्या की। बिल्किस के गर्भस्थ शिशु को भी मार डाला। घटनास्थल पर 17 लोगों के कुनबे से 8 लोगों की लाश मिली। 6 लोग लापता हो गए। जिंदा बची बिल्किस, एक पुरुष और एक अन्य 3 साल का बच्चा। चार्जशीट के मुताबिक सामूहिक बलात्कार के वक्त बिल्किस बेहोश हो गई थी। 3 घंटे बाद उसे होश आया और इसके बाद उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे और होमगार्ड के एक जवान के साथ लिमखेड़ा पुलिस थाने गई। थाने पर मौजूद हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने ढंग से तहरीर नहीं लिखी। तहरीर लिखने में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा और केस की गलत कहानी पेश की। ध्यान दीजिए, हम जानकारियां सीबीआई की चार्जशीट के हवाले से दे रहे हैं, लेकिन ये जांच सीबीआई के पास गई कैसे, ये कहानी भी आगे बताएंगे। सीबीआई ने अपनी जांच में दावा किया कि आरोपियों को बचाने के लिए मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम जांच में धांधली बरती गई। सीबीआई के अधिकारियों ने मारे गए लोगों के शवों को खोदकर बाहर निकाला तो पाया 7 शवों की खोपड़ी गायब थी। सीबीआई ने कहा पोस्टमार्टम के बाद मारे गए लोगों की खोपड़ियां नष्ट कर दी गई थी ताकि उनके शवों को पहचाना ना जा सके। सबूतों के अभाव का बहाना देकर मामले की जांच बंद कर दी गई। फिर हंगामा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस की जांच सीबीआई ने शुरू की और तभी इस केस के सभी तथ्यों की जांच हो पाई। अपराध गुजरात में हुआ था। गुजरात पुलिस की जांच गड़बड़ थी और कई याचिकाकर्ता राज्य की मशीनरी पर सवाल उठा रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केस गुजरात के बजाय महाराष्ट्र में चलाया जाए। सुनवाई हुई और जनवरी 2008 में नासिक की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को रेप और हत्या का दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जो मई 2017 में खारिज कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उनकी याचिका भी खारिज हुई। लेकिन इसी बीच गुजरात सरकार ने बिल्किस को मुआवजे की राशि ऑफर की। राज्य सरकार ने सामूहिक बलात्कार, हत्या और न्याय प्राप्त की असाधारण यात्रा की कीमत 5 लाख रुपए रखी। बिल्किस ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उचित मुआवजे के लिए याचिका की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को आदेश दिया कि बिल्किस को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक घर और नौकरी दी जाए। और इसके कुछ एक सालों बाद सभी दोषियों को जेल से निकालने की जुगत शुरू हुई। इस केस के एक दोषी राधेश्याम शाह ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे सजा में रियायत दी जाए। इसे कहते हैं रिमिशन। इसमें दोष या सजा का चरित्र नहीं बदलता, बस अवधि कम हो जाती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में आदेश जारी किया कि जिस राज्य में अपराध हुआ है उस राज्य की नीतियों के मुताबिक सजा में रियायत की याचिका पर विचार किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि गुजरात सरकार एक समिति रिमिशन पर विचार करे। ध्यान रहे, ये वो आदेश था जो विचार तक सीमित था, एग्जीक्यूशन पर साफ बात नहीं की गई थी। पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ढाल बनाकर गुजरात सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग भाजपा के नेता थे। कमेटी की डिटेल्स देखिए। पंचमहल पुलिस अधीक्षक, गोधरा जेल के सुपरिटेंडेंट, पंचमहल के जिला कल्याण अधिकारी, गोधरा सेशंस जज, इसके अलावा गोधरा से भाजपा विधायक CK राहुल जी, कल्लोल से भाजपा विधायक सुमन बेन चौहान, भाजपा की गुजरात कार्यकारिणी के सदस्य पवन सोनी, गोधरा तहसील की भाजपा इकाई के अध्यक्ष सरदार सिंह बारिया पटेल और गोधरा में भाजपा की महिला इकाई के उपाध्यक्ष विनीता बेन लेले। कमेटी ने एक फैसला लिया 14 अगस्त के दिन। फैसला ये कि सभी 11 बलात्कारियों को जेल से रिहा किया जाए। आप जानना चाहेंगे कमेटी ने बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ने के कारण क्या गिनाए? जवाब मिलता है गुजरात के तब के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार के इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान से। उन्होंने कहा, छूट देते वक्त सजा के 14 साल पूरे होने, उम्र और अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार जैसे कारकों पर विचार किया गया और इसमें कुछ ही देर बाद कुछ तस्वीरें और वीडियो टीवी चैनलों पर आए। गोधरा जेल से बलात्कारी बाहर आए, उन्हें माला पहनाई गई, सर पर तिलक लगाया गया और मिठाई खिलाई गई। इसके लिए सम्मान समारोह आयोजित किए गए। तमाम दोषी भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ मंचों पर बैठने लगे, गोया ये कोई बलात्कारी ना हो, जंग जीत कर बाहर आए हो। ये तमाशा पूरे देश ने देखा। फिर कुछ लोग सामने आए, उन्होंने बलात्कारियों को छोड़ने के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली। कौन थे ये लोग? CPM नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा, पूर्व IPS डॉक्टर मीरान चड्ढा बोरवनकर, पूर्व राजनयिक मधु भादुड़ी, चुनाव सुधारों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जगदीप छोकर। याचिका दायर हुई तो अदालत ने सबसे पहला काम किया गुजरात सरकार से याचिकाओं पर जवाब मांगने का। गुजरात सरकार ने अपना रिप्लाई दाखिल किया और कहा कि रिहाई के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं है क्योंकि ये सभी लोग अजनबी हैं, यानी केस से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने ये फैसला केंद्र सरकार की रजामंदी के बाद लिया और रिहाई करने के लिए कैदियों के अच्छे बर्ताव को आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को दरकिनार किया और तमाम याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना और क्लब कर दिया, यानी सारी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी। और आज यानी 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हमने अभी ऊपर आपको
मोटा माटी फैसला बताया, लेकिन आपको अब इस फैसले की गूढ़ बातें बताते हैं। आज जब फैसला सुनाने के लिए बेंच असेंबल हुई तो सबसे पहले जस्टिस नागरत्ना ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया और कहा, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा था सजा का मकसद सुधार होना चाहिए, ना कि बदला। अगर किसी अपराधी में बदलाव किया जा सकता है तो इसे शिक्षा और कला के माध्यम से किया जा सकता है। सजा में रियायत की अवधारणा का केंद्र यही कहता है। लेकिन ठीक इसी मौके पर पीड़ित के अधिकार और न्याय की बात आती है। हर महिला सम्मान की हकदार है, भले ही उसे समाज में कितना ही नीचे न समझा जाए या किसी भी धर्म की वो अनुयायी क्यों ना हो। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने निर्णय पढ़ना शुरू किया। चूंकि वो 2 जजों की बेंच में सीनियर पोजीशन पर हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्हें ही मिली। उन्होंने जो निर्णय दिया उसे बिंदुवार समझिए। उचित सरकार को सजा में रियायत का फैसला लेना चाहिए था। इस केस में सुनवाई और ट्रायल को गुजरात से निकालकर महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया था। ऐसे में उचित सरकार महाराष्ट्र सरकार थी, जहां सुनवाई हुई और सजा सुनाई गई। इसलिए रियायत का निर्णय अदालत ने खारिज कर दिया। ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक फैसला दिया था, जिसमें दोषी राधेश्याम की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात से रियायत पर विचार करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के निर्णय में अपने फैसले की भी बात की। दोषी राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में रियायत की याचिका डालने के पहले अपनी याचिका गुजरात हाईकोर्ट में दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज की कि रियायत देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है। फिर राधेश्याम ने एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर की और उसे भी खारिज कर दिया गया था। फिर राधेश्याम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उसने गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाओं को खारिज किए जाने की जानकारी को सुप्रीम कोर्ट से छिपा लिया। इसे फ्रॉड में गिना जाएगा। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पास साफ हाथों के साथ नहीं आया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर इन बलात्कारियों को छोड़ा गया वो एक फ्रॉड के तहत पाया गया निर्णय था, इसलिए वो कानूनन नहीं टिकता, जस्टिस ने आज स्पष्ट कहा। गुजरात सरकार ने कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की कि वो सजा में रियायत देने के लिए उचित सरकार नहीं, और यहाँ पर गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारों का हनन और अधिग्रहण किया। गुजरात सरकार राधेश्याम के साथ मिलकर काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल को भी रियायत के फैसले को खारिज करने का आधार बताया। इस केस के दोषियों को जो सज़ा मिली थी तभी उन्होंने अपनी आज़ादी के अधिकार को खो दिया था। उन्हें कानूनन रियायत चाहिए तो उन्हें फिर से जेल में जाना होगा। कानून का राज स्थापित होना चाहिए और इसलिए सभी दोषियों को अगले 2 हफ्तों के अंदर जेल प्रशासन को रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही तय हो गया कि सभी बलात्कारी वापस जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इनके जेल जाने के साथ एक और चर्चा होने लगी, ये कि क्या गुजरात सरकार और इन सभी 11 दोषियों के पास कोई कानूनी विकल्प अभी भी बचा है। ये चर्चा गलत नहीं, क्योंकि हमारे देश के संविधान में पीड़ित और दोषी सभी को हक दिए गए हैं। फैसले के खिलाफ अपील करना, छोटी अदालत से बड़ी अदालत जाना, ये सब इसी अधिकार के तहत आते हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में सुनवाई क्या होती है और निर्णय क्या आता है, ये निर्भर करता है न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति यानी जज पर, जस्टिस पर। अब आज के फैसले की निगाह से देखें तो गुजरात सरकार के पास रियायत देने का कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास है, सो वहीं रहेगा। ऐसे में जो भी विकल्प बचते हैं वो हैं दोषियों के पास, और वो क्या है? सभी दोषी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। सभी दोषी जेल में कुछ समय बिताने के बाद उचित राज्य यानी महाराष्ट्र सरकार के सामने सजा में रियायत की याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज निर्णय ने यह जरूर साफ कर दिया कि दोषी की सही जगह कहाँ है और राज्य की शक्तियों की सीमा क्या है। उम्मीद है देश की तमाम सरकारें इस फैसले और समझाइश से सीख लेंगी और देश के न्यायतंत्र को मजबूत करने में मदद करेंगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।